एके मल्होत्रा साहब, जब नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची और जब वो बयान दे रही थी, जब वो संबोधित कर रही थी, तो बार बार जिक्र ताइवान के प्रजातंत्र, ताइवान के लोकतंत्र का हो रहा था कि एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर ताइवान जो है वो पहचाना जाता है। आपको लगता है ये वाकई में बात लोकतंत्र की है या बात यहाँ पर व्यापार की है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में 90% कब्जा ताइवान का है? नहीं, देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात है, वो तो डेमोक्रेट्स खास तौर से और अमेरिकन इन जनरल उन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है और समय समय पे वो प्रवचन देते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अहम बात है वो ताइवान की जो इम्पोर्टेंस है वो इस फार मोर एंड फार बिहाइंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। इसकी एक सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से पूरे उस इलाके में अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता तो उस इलाके में अगर ताइवान चाइना के अंडर आ जाता है तो फिर वहाँ जो साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक तक उसका क्या असर होने वाला है। सप्लाई चेन्स, सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई चेन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना भी लोग चाहें कि चाइना से अपनी डिपेंडेंस को हटा लें या कम कर लें, कई साल लगने वाले हैं। रशिया के केस में जैसे एनर्जी डिपेंडेंस है, वैसे ही अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से या दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी, देखिए, ताइवान को टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, टेक्नोलॉजी की सुपर पावर माना जाता है। बहुत सी हाई टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स हैं। अमेरिका का अगर आप बात करें तो अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 2 लाख जॉब्स हैं जो अमेरिका के कमोडिटी और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू चाइना पे डिपेंड करती है। उसके अलावा जैसे मैं बोला सेमीकंडक्टर्स है जिसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर चीज़ में होता है। माइक्रो चिप्स की बात कर लीजिए, तो ये सिर्फ कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र या मानव अधिकारों की बात नहीं है। इसमें स्ट्रैटेजिक, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। ताइवान एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, उसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी है अमेरिका में, और हर लिहाज से जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये ताइवान में इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी को बरकरार करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन एट द एंड ऑफ द डे किसी से भी डील कर लेंगे अगर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व होते हैं, भले ही वहाँ डेमोक्रेसी हो या वहाँ ऑटोक्रेसी हो। तो ऐसा मान के चलिए कि एक बहुत ही ऑलराउंडेड सिचुएशन है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टर्स हैं, हाँ। जिसके चलते हुए अमेरिका ताइवान में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो एक चीज़ ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर वो बहुत ही सीरियस हैं तो छोड़ दें अपनी वन चाइना पॉलिसी को, अबंडन कर दें, उसकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लें और यूएन का मेंबर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दें। वैसा भी वो नहीं करेंगे। इनफैक्ट पेलोसी की विजिट ने अमेरिका, विद इन अमेरिका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको भी एक्सपोज किया है। प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के पेंटागन के हवाले से कहते हैं कि पेलोसी की विजिट इज़ नॉट ए गुड आइडिया, और अमेरिका में भी बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये गुड आइडिया नहीं है, लेकिन पेलोसी चली आती है। तो क्या ये वहाँ की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो अमेरिका में 2 धाराएं चल रही हैं, या फिर इनकी मिली भगत है कि मैं तो एक तरफ से पैसिफाई करूँगा, मैं फ़ोन कॉल करूँगा, मैं शी को अपीस करूँगा कि हमारी वन चाइना पॉलिसी बरकरार है, लेकिन आप कुछ ऐसा कदम नहीं उठाइएगा चाइना को लेकर, और दूसरी तरफ पेलोसी चली आती हैं ये मैसेजिंग करने के लिए। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड गेम खेला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपका पहले सवाल का जवाब ये है कि ये डेमोक्रेसी और मानव अधिकार की बात नहीं है, इट इज़ फार फार मोर देन दैट। बिल्कुल, यहाँ बात सिर्फ प्रजातंत्र या मजबूत लोकतंत्र की नहीं है, यहाँ बात कुछ और है। जितना नजर आ रहा है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ताइवान टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी रिच देश है। डिनी जी, अब बात चूंकि ताइवान की चल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ताइवान चाइना को नहीं जानता है, ऐसा तो नहीं है कि जो दबाव है वन नेशन का ये ताइवान के लिए बहुत ज्यादा नया है या ये विवाद बहुत ज्यादा नया है। ताइवान भी अच्छे से जानता है कि अगर इस तरीके की कोई गतिविधि होगी तो चाइना कोशिश करेगा कि डराया जाए, धमकाया जाए या युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जाए। तो इसके लिए ताइवान भी जाहिर सी बात है कि पहले से तैयार होगा अगर नैन्सी पेलोसी वहां पर आ रही हैं तो।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ताइवान तो हमेशा ही तैयार रहता है। अगर हमें जैसे मास्टर साहब और जो बता रहे थे, इनके 25 साल पहले की बात है, जब ताइवान के जो प्रेसिडेंट यूएस में गए थे, तब तो चाइना ने वहां न्यूक्लियर टेस्ट कराया था उसी के सिलसिले में जाकर। तो इस तरह का एक जब रिएक्शन चाइना से होगा, ये तो ताइवान को पता ही है, उसमें उनको कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसमें हम जो पूछ रहे थे कि यूएस का क्या है, उनका राष्ट्र हित ही उनके लिए है। ये जो काम भी किया है, वो जो जैसे डेमोक्रेसी ये सब बोल रहे हैं, बट वो सब एक तरफ है, सिर्फ यूएस के नेशनल इंटरेस्ट पे उन्होंने ये किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी जैसे इस एक विजिट से चाइना को अपनी औकात जैसे बोलते हैं, जहां पर उनको रखना चाहिए वहां रख दिया। अब चाइना जान के भी उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या होगा कि उनको इंटरनल इसी पे फोकस है। जहां पर वो अपने आप को सुपर पावर और बाहर के देशों के जाकर बात करने की बात कर रहे थे, अब वो वन चाइना पॉलिसी को बरकरार रखने में अपना सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम उसमें फोकस करेंगे। और जैसे पता है सबको कि जो उनकी जो डिफेंस बजट है, सबसे ज्यादा वो इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा बजट है, ताकि बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्सेस से ज्यादा इंटरनल बजट पे उनको ज्यादा ध्यान रहता है। तो चाइना यूएस ने बहुत एक मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा इसमें, कि जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी का एक अलग सा नजरिया पेश कर। जैसे मल्होत्रा साहब बोल रहे थे, एक तरफ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई हमें तो करना था, लेकिन हम वन चाइना पॉलिसी को भी मानते हैं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को भी चाहिए। इस तरह का एक किसी को कोई क्लियर आंसर नहीं है, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी है। एट द एंड ऑफ द डे चाइना अपने आप को देख रहा है कि मेरे को किस तरह से ताइवान को बचाना है। बिल्कुल, किस तरीके से ताइवान को बचाना है। रामेश्वर राय जी, ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, इसमें फिलहाल ये तो नजर आ रहा है कि कोई किसी पर हमला तो करने वाला नहीं है, ना तो अमेरिका इसमें खुलकर सामने आ रहा है, जैसा कि बता रहे थे मल्होत्रा साहब कि इसमें दो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहे हैं अपने ही देश में अमेरिका में। ना तो चीन ही अभी खुलकर किसी युद्ध की बात कर रहा है, हालांकि धमकी जरूर दे रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि वो युद्ध करे ताइवान पर। बेशक डराने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है। देखिए प्राची, ऐसे है कि मैं आपके दर्शकों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1949 से लेकर के 1970-71 तक जो ताइवान है वो एक अलग देश के तौर पे यूनाइटेड नेशन का सदस्य था। जब चाइना को वहां पे यूनाइटेड नेशंस में एंट्री दी गई, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि जो ताइवान है उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC यानी कि चाइना की एंट्री के चलते ताइवान की मेंबरशिप खत्म कर दी गई। उसके चलते आज का जो स्टेटस है ताइवान का, वो एक तरह से अगर हम लिस्ट खोलेंगे कि कौन कौन से देश हैं इस दुनिया में, तो उन देशों में इसकी गिनती नहीं आती है। इट इज जस्ट ए टेरिटरी। अमेरिका को हम जानते हैं कि बाकी देशों का कितना इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशंस में, वहां अगर इस स्टेटस को ही नहीं रिस्टोर कर पाए हैं, तो बाकी चीजों के चलते ये क्या हल्ला गुल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो है टाइमिंग चुने गए हैं इस समय के लिए, दोनों तरफ से डोमेस्टिक प्रेशर्स को करने के लिए और चाइना को ये दिखाने के लिए कि भैया तुम सुपर पावर की तमन्ना तो रखते हो, सपना तो रखते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी तुम्हें काफी समय लगेगा। और इस तरह से उन्होंने एक तरह से उनको उनकी जगह दिखा दी है, और मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा और कुछ किया है, क्योंकि ताइवान का आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट नेशन का स्टेटस है ही नहीं। वो तो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी नहीं है, वो सिर्फ एक टेरिटरी है जो कि हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी का। तो उसके चलते मुझे लगता नहीं है कि इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस जो खड़ी की गई हैं, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा निकल के आने वाला है। ये सारी जो है ब्रिंक्समैनशिप चलती रहेगी, थोड़े समय बाद ये मामला जो है बस्ते में चला जाएगा, और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल विल कैरी ऑन। एंड वो मेरी एक फाइनल रीडिंग है। बिल्कुल, अमेरिका जो है वो चाइना को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और चाइना अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। बीच में है ताइवान, जिसे चुना गया है इन तमाम चीजों के लिए। इस तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो गलत नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।